बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ग्रामीण गुरु के इस चैनल में। और मैं आपका होस्ट गणेश झा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक नए प्रसंग के साथ, एक नए तथ्य के साथ, एक नया विषय आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। और ये विषय आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे, आप पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ा है। और ये विषय बहुत अलग विषय नहीं है, बहुत पिक्यूलियर है और हमेशा हम लोग कम अक्रॉस करते हैं। और ये विषय है इंडिया द गोल्डन बर्ड। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कही जाती थी? भारत सोने की चिड़िया कैसे थी? और क्या आज हम सोने की चिड़िया वास्तव में हैं, बन सकते हैं अथवा नहीं? तो इन सब कुछ विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमें लगता है कि यह विषय बड़ा रोचक होने वाला है, बहुत जानकारी वर्धक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। तो आगे चलते हैं हम लोग और चलते हैं प्राचीन काल से, क्योंकि प्राचीन काल में ही हम लोगों को सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो वहीं से उठा के चलते हैं लेकर इन सभी विषयों को, इन सभी बातों को कि क्यों कही जाती थी, आखिर था क्या ऐसा हम लोगों के इस देश में, विशेष क्या था कि हम लोग सोने की चिड़िया के बराबर थे। तो प्राचीन काल में भारत बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन स्वयं करता था और उन दिनों, उस समय भारत पूरे विश्व में विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके अलावे पूरे विश्व में विनिर्माण का इससे बेहतर केंद्र कोई दूसरा नहीं था। तो यहाँ पर भारत बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता था और बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करता था। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी अच्छी होती है, उसका जीडीपी तभी बेहतर होता है जब वह बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करता है। अपने यहाँ उत्पादन अगर हो उसकी और वो निर्यात करे तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा अपने आप में पैसे कमा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था बन सकती है। यही हुआ करता था उस समय और यही आज चीन वगैरह, अमेरिका वगैरह के साथ है। वो बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करता है। चीन सुई से लेके और जहाज तक का निर्माण करता है, उसको निर्यात करता है। भारत बहुत सारी चीज़ों को आयात करता है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अभी उन लोगों के मुताबिक नहीं है। तो भारत उस समय प्राचीन काल में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करता था, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे तेल हो गए, मसाले हो गए, पशु उत्पादन की जो सामग्रियां हैं वो यहाँ से निर्यात करते थे, जैसे कि रेशम हो गए, चर्म पत्र हो गए, तेल में अरंडी का तेल, तिल का तेल, सोना चांदी वगैरह वगैरह, बहुत बहुतायत खाद्य पदार्थ में चावल हो गए, गेहूं हो गए, बाजरा, मक्का, इन सबों को वह भेजता था। बाहर से लोग आते थे व्यापारी और यहाँ से खरीद कर ले आते थे। मसाला में तो हम लोग का आज भी नाम है, पहले भी था। मसाले में जैसे आप काली मिर्च देख रहे हैं, हल्दी देख रहे हैं, धनिया देख रहे हैं, जटामासी देख रहे हैं, उसके बाद दालचीनी हो गया। ये सब सारी चीज़ें, जितने मसाले हैं वो अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे मसाले जो है यहाँ पर उपजते थे, आज भी उपज रहे हैं और लोग यहाँ से ले जाते थे। तो केवल मसाला बेचकर जो है हम लोग उन लोगों से कई गुना कमा लेते थे। वो लोग मसालों को अधिक से अधिक मूल्य पर यहाँ से खरीद कर ले जाते थे और हम लोग छोटे से मसाले जिसकी कोई कीमत हम लोगों के पास नहीं थी, उस पर हम लोग ढेरों पैसा कमा लेते थे। तो इस प्रकार से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। स्वाभाविक हम लोग, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो वह सोने की चिड़िया क्या, वो तो हीरो की चिड़िया कहा जा सकता है, उसको प्लेटिनम की चिड़िया कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग की व्यवस्था थी। अब हम लोग कुछ वस्तुओं को आयात भी करते थे, निर्यात तो करते थे, साथ साथ कुछ हम लोग आयात करते थे। आयात में करते क्या थे? तो आयात भी बड़ा दिमाग से हुआ करता था। हम लोग जो यहाँ से सोने चांदी को भेजते थे बाहर, जो यहाँ से लोग ले जाते थे खरीद के, वो वहाँ से सोने चांदी के आभूषण वगैरह बना के हम लोग के यहाँ लाते थे। तो हम लोग बेचते थे ज़्यादा कीमत पर, इन लोग भेजते थे मसाले वगैरह के साथ साथ। क्षमा कीजिएगा, हम लोग मसाले वगैरह के साथ साथ जो है ज़्यादा कीमत पर उसको भेजते थे और वहाँ से आभूषण वगैरह जो है हम लोग कम कीमत पर खरीदते थे मसाले देकर। यहाँ भी कितना दिमाग हम लोगों का जो है उस समय लगता था। तो इस प्रकार से आयात पर भी हम लोग कुछ मुनाफा कमा लेते थे। तो कुल मिला के चौतरफा मुनाफा हम लोगों के पास उस समय थी, आय का जबरदस्त साधन था। कुछ शराबें हम लोग वहाँ से आयात करते थे, यहाँ से देशी शराब लोग ले जाते थे, हम लोग विदेशी शराब मंगवाते थे। उस समय कुछ दवाएं मंगवाते थे हम लोग, टीन, तांबा और चांदी के वगैरह, सोने वगैरह के आभूषण वगैरह हम लोग मंगवाते थे। और कांच के बर्तन के हम लोग शौकीन थे। साथ साथ उस समय के राजा महाराजा जो थे वो रोमन साम्राज्य से जो व्यापार हुआ करती थी, तो रोमन साम्राज्य की जो उस समय का सोने का सिक्का हुआ करता था वो ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर लोग लेते थे, उसको रखते थे, मतलब संग्रहण करने का शौक था।
तो इस प्रकार से हमारी आयात निर्यात की व्यवस्था उस समय थी। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं इसमें, प्राचीन काल से ईसा मसीह के बाद की जो समय है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ईसवी सन 1 से लेकर और ईसवी सन 1000 तक पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में हम लोगों का जो योगदान था वो 30 से 32% था। मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि ईसवी सन 1 से लेकर ईसवी सन 1000 तक हम लोगों की जो भागीदारी थी पूरे अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में, वो 30 से 32% थी। जबकि 1000 के बाद से, सन 1000 के बाद से हम लोगों पर चौतरफा आक्रमण होता चला गया, क्योंकि हम लोग उस समय तक हम लोगों की महक फैल चुकी थी पूरे विश्व में। नालंदा उधर आप देख ही रहे हैं, पढ़ाई से लेके और प्रत्येक चीज में हम लोगों की तूती बोलती थी, हम लोगों की महक बिखर रही थी। अब जो महक बिखरेगी तो स्वाभाविक है शिकार करने तो आएगा, लोग हमारे पास आएगा। तो ऐसे ही जो है 1000 ईस्वी के बाद से हम लोगों पर चौतरफा आक्रमण होना शुरू हुआ। आक्रमण होने के बाद पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि 1001 ईस्वी में पहला जो आक्रमणकारी था जो था महमूद गजनी, और इसने राजा जयपाल के यहां सबसे पहला धावा बोला और वहां पर उसने क्या लूटा, मैं इसके बारे में विस्तृत बताता हूं आपको। वहां पर उसने 4 लाख सोने के सिक्के लूटे। राजा जयपाल को हराकर किले से उसने 4 लाख सोने के सिक्के लूटे। और उतना ही नहीं, जब राजा हार गए तो राजा को बंधक बना लिया गया, राजा के लड़कों को बंधक बना लिया गया। उनको छोड़ने के एवज में महमूद गजनी ने 4.5 लाख और सोने के सिक्के की मांग की और वो भी पूरी की गई। और इस प्रकार से उसने टोटल 8.5 लाख सोने के सिक्कों की लूट मचाई। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक सोने के सिक्के की जो वजन थी, 8.5 लाख गुने एक सिक्के की जो वजन थी वो 120 ग्राम थी। आप गुना करके देख सकते हैं कि 8.5 लाख और गुने 120 ग्राम कितना होगा। हजारों किलोग्राम जो है ये सोना, हजारों किलोग्राम यह सोना वह यहां से लूट कर ले गया, केवल एक राजा के पास से। यह सोचने की बात है। और उस समय राजा जयपाल जैसे अनेकों राजा हुआ करते थे और अनेकों साम्राज्य हुआ करता था, और प्रत्येक साम्राज्य को लगभग जो भी रास्ते में इसको सोमनाथ के रास्ते में, सोमनाथ मंदिर के रास्ते में जो भी इसको मिलता गया वो सबको लूटता चला गया और पहुंचा सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा और वहां पर कहा जाता है कि इसने तकरीबन 2 मिलियन दिनार के मूल्य के मुताबिक लूट मचाई, जिसकी आज कीमत तकरीबन 450 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। साथ ही साथ आपको मैं एक और बता दूं, ये जो 8.5 लाख गुने 120 ग्राम आपने जो देखा है, इसकी कीमत जो है वो 1 अरब डॉलर मापी जाती है आज के समय में, कि इसकी कीमत 1 अरब डॉलर होगी। इतनी लूट उसने मचाई थी उस समय। 1526 से लेकर 1793 तक का जो इतिहास बता रहा है हमें कि 1526 से लेकर 1793 तक, जब तक मुगल काल रही है, उस समय हम लोगों की पर कैपिटा इनकम जो थी वो 1307 डॉलर्स थी, जबकि ब्रिटेन की पर कैपिटा जो इनकम थी वो 1137 डॉलर्स थी। इसके साथ अमेरिका की बात करते हैं उस समय, तो अमेरिका की पर कैपिटा इनकम जो थी वो 897, जबकि उससे ज़्यादा तो चीन की थी, 940 डॉलर्स पर कैपिटा इनकम थी। ये मैं बता रहा हूँ मुगल काल के दौरान जो भारत की स्थिति थी, भारत की प्रत्येक लोगों की जो आय थी उसकी बात। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी सी झलकी, इसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। ऐसा अनुमान बताया गया है कि जब 1526 से लेकर 1793 ईस्वी तक की जब बात करते हैं, मुगल काल के दौरान की बात करते हैं, जबकि उस समय मुगलों ने भी भारत को खूब लूटा है। उससे पहले बहुत सारे अफगानी राक्षसों कहिए इसको, अफगानी राक्षसों ने भारत का खूब शोषण किया है, भारत को खूब प्रताड़ित किया है, शोषित किया है। फिर भी 1526 से लेकर 1793 तक की बात कर रहा हूं, मुगल काल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें भारत की प्रति वर्ष जो आय थी वो 17.5 मिलियन पाउंड थी।
17.5 मिलियन पाउंड थी, जो कि उस समय ब्रिटेन की कुल जो आय थी, प्रति वर्ष की आय, उससे कहीं ज़्यादा थी। उस समय तक ब्रिटेन की प्रति वर्ष जो आय थी वो मात्र थी 11 से 12 मिलियन पाउंड। अब समझ सकते हैं कि इससे हम लोग डेढ़ा थे। तो इस प्रकार से हमारे देश को शोषित किया गया है, लूटा गया है। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि हमारे देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, अब तो जो है सो है, पहले जो थी, आप देख रहे हैं कि जब पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की जब $1307 होगी तो वह देश कितने गुना आगे होगा। लेकिन ब्रिटिश जब आए भारत में तो इन्होंने क्या किया कि पीछे वाली जो हम लोग की इतिहास थी, जिसमें हम लोग बेहतर थे, उसको पन्नों पर लिखकर लोगों के सामने और देशों के सामने गलत तरीके से मनुपिट करके और उसको इंटरप्रेट किया गया, लोगों के सामने बताया गया, जिससे आज तक हम लोग इसी गफलत में जी रहे हैं कि हम लोग तो बहुत गरीब थे, हम लोगों की जो स्थिति थी बिल्कुल ख़राब थी। जबकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति उस समय, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति एक समान था। कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई शूद्र दलित नहीं थे। उस समय सब एक जैसे थे और सब जो है अपने अपने राज्य, अपने अपने साम्राज्य में सब खुश थे, सब अच्छे तरीके से थे। तभी तो सबकी पर कैपिटा इनकम इस प्रकार थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चांदी के सिक्कों और सोने के सिक्कों का जो निर्माण हुआ, विनिमय का जो प्रचलन शुरू हुआ, उसमें भी हमारा देश और देशों से कई गुना आगे था, अग्रणी था। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारा देश उस समय भी उन सभी देशों को लीड करता था। और यह कहानी है ईस्वी पूर्व 600 वर्ष की। उस समय जब और देश अपने आप को तैयार करने की स्थिति में था, उस समय हमारे देश में चाणक्य हुए थे 350 ईस्वी पूर्व में, और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। और उस मौर्य साम्राज्य की स्थापना के तदुपरांत जब उसकी साम्राज्य को चलाने की बात आई तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक आर्थिक संरचना कर डाली। उन्होंने एक आर्थिक संरचना बना डाली जो आज भी अनुकरणीय है। और ये आप समझ सकते हैं कि ईस्वी सन से 350 ईस्वी पूर्व, 3000-4000 ईस्वी पूर्व हम लोगों की व्यवस्था कितनी अच्छी थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया वास्तव में थी या नहीं थी। इसको सोने की चिड़िया नहीं कहिए, ये हमारा जो कंट्री, हमारा जो देश है, ये उस समय हीरो की अगर चिड़िया कहा जाए, प्लैटिनम जो सबसे बहुमूल्य धातु होती है उसकी चिड़िया कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा, कोई अतिशक्ति नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इतनी सारी बात हो, भारत के सोने की चिड़िया बनने और न बनने की बात हो, उसमें मयूर सिंहासन की चर्चा अगर ना हो तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी। मयूर सिंहासन पर आते हैं। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। 1700 समथिंग ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, और ये बना था 1000 किलोग्राम सोने से, जिसमें अनन्य प्रकार के बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य जवाहरात लगे हुए थे, जिसमें एक बहुमूल्य जवाहरात जिसका नाम सब जानते हैं, कोहिनूर हीरा था। कहा जाता है कि जो मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ, ये मयूर सिंहासन, एक मयूर सिंहासन से 2 बड़े ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था इजीली। इसकी कीमत आज के समय में आकी जाती है तो 450 करोड़ रुपए की इसकी कीमत आज के समय में है। जबकि केवल उस कोहिनूर हीरे की अगर कीमत मापी जाए तो केवल कोहिनूर हीरे की कीमत जो है वो कुल $1 अरब के मुताबिक है। अब समझ सकते हैं, उस कोहिनूर हीरे की जो वजन है वो 21.6 ग्राम है। बहुत बड़ा वो कोहिनूर हीरा है वो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश ने कितने दंश को झेला है। कहा जाता है कि ये जो कोहिनूर हीरा है, ये गोलकुंडा की खादान में
मिला था और इस पर जो हक था, अधिकार था, वो दक्षिण भारत के काकतीय वंश के जो राजा थे उनका इस पर सर्वप्रथम अधिकार था। वहाँ से छीनकर और इसको शाहजहाँ के पास जो है वो पहुँचाया गया था। शाहजहाँ इसको अपने मयूर सिंहासन में रखे थे और उनसे भी 1739 में फारसी जो लुटेरा था, शासक था नादिर शाह, वो यहाँ से उठा कर ले गया मयूर सिंहासन को। तो इस प्रकार से हमारे देश को तरह तरह के आक्रांताओं ने आकर, आक्रमणकारियों ने आकर, लुटेरों ने आकर ज़बरदस्त लूटा है। उसके बावजूद भी हम लोगों की जो जीडीपी थी, हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी सुदृढ़ थी। उसके बावजूद जब यहाँ से ब्रिटिश गए हैं हमें छोड़कर, उस समय हम एकदम धरती में आ गए थे और हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में केवल 2 से 3% का ही योगदान कर पा रहे थे। आज तो फिर भी हम पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में सबसे जो सुदृढ़ देश हैं, उनकी कैटेगरी में हम 5वें स्थान पर आते हैं, फिर भी अच्छे हैं। अब एक छोटी सी बात और चलती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये 1-2 साल पहले की रिपोर्ट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है कि आज के समय में भी भारतीयों के पास तकरीबन 22,000 टन सोने हैं, जिसमें से केवल मंदिरों के पास 3,000 से 4,000 टन सोना है। और तो और कहा यह गया है रिपोर्ट में कि अगर 13 मंदिर को मिला देते हैं, पूरे भारत में से 13 मंदिर को सिलेक्ट किया जाता है, तो जितने भी भारत में अरबपति हैं, जितने भी अरबपति हैं, उन सबों की जितनी आय है, जितनी संपत्ति है, वो भी उस 13 मंदिर के संपत्ति के सामने फीका पड़ जाता है, कम हो जाता है। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट आई कि केरल की जो 2018-19 की जो सालाना जो उसकी आय का फिस्कल जो उसका था, उसकी वित्तीय वर्ष की जो आय थी 2018 से 2019, 1,03,000 करोड़ थी एक साल की आय। वो एक साल की आय कहा जा रहा है कि केरल के ही पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के किसी कोने से जितनी संपदा निकलती, आय निकलता, उसके बराबर, बल्कि उससे भी वो ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी संपत्ति आज भी पड़ी हुई है। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि आज एनडीए की सरकार है जो 2014 से चल रही है, कल उससे पहले यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृहों को खोला गया था, जिसमें लगभग 3-4 गर्भगृहों को खोला गया और उसमें से अकूत संपत्ति निकली है। जवाहरात, हीरे मोती और न जाने क्या क्या, सोने चांदी, बहुत सारे निकले हैं। हम लोगों ने देखा, टीवी वगैरह पर प्रसारण भी हुआ, सब कुछ लोग देखा, पेपर वगैरह में भी देखे, पढ़े। आज उसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। कहाँ है वो धन? अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर आप डालेंगे, अन्यथा आप हमसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा वो धन। ये मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप निश्चित रूप से उत्तर दें या फिर हमसे अब जानने की कोशिश करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पौराणिक बात हो गई, ये थोड़ी प्राचीन बात हो गई। अब थोड़ी सी जो हम नयापन इसमें लेकर आते हैं वो ये है कि जब भारत सोने की चिड़िया थी, और उस क्रम में अगर हम एक बंदे की बात ना करें, एक शख्स की बात ना करें, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। और मैं चाहूँगा कि इस बात को भी हम यहाँ पर लाएं, और वो बात ये है कि एक नवाब हुआ करते थे, एक निज़ाम के मालिक हुआ करते थे, जिनका नाम था मीर ओस्मान अली खान, जो हैदराबाद निज़ाम के निज़ाम हुआ करते थे, वो नवाब हुआ करते थे। और उनकी नवाबी इस प्रकार की थी कि 1937 में टाइम्स मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर बाकायदा इनकी तस्वीर छपी थी, और यह बताया गया था, यह रिपोर्ट जारी किया गया था कि पूरे विश्व में इनसे ज़्यादा धनी, इनसे ज़्यादा संपत्ति वाला कोई नहीं है। और यह कहा गया था कि उस दौरान जो अमेरिका की कुल आय है, उस कुल आय का 2% इनकी संपत्ति है। मतलब इनकी संपत्ति जो है अमेरिका की कुल आय के 2% के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक देश, और ये मात्र एक हैदराबाद
के निज़ाम, इनके पास कितनी संपत्ति थी। एक कहानी और इनके साथ बड़ी दीगर है, बड़ा चर्चित है, रोचक कहानी है कि 1911 में ये नवाब बने थे। उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने हंसते हुए मजाक में किसी और से, इनके सामने तो नहीं, किसी और से बता दिया कि उस समय रोल्स रॉयस जो गाड़ी है उसकी बड़ी क्रेज़ थी। तो इन्होंने खरीदने की इच्छा जताई। तो उस अधिकारी ने इनके पीठ पीछे किसी और को बताया कि यार इनकी औकात है खरीदने की गाड़ी, ये गाड़ी खरीदेंगे, वो भी रोल्स रॉयस, अरे संभव नहीं है। ये बात इनके कान तक पहुंच गई। अब ये तो भाई ठहरे नवाब, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल एक साथ 50 रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदा। और गाड़ी अपने चढ़ने के लिए भी नहीं खरीदा। ये इतने नवाब की नवाबी तो आप जानते ही हैं। तो इन्होंने उस गाड़ी का यूज पर्सनली नहीं किया, इन्होंने उस गाड़ी को और अपने नौकर चाकर के लिए, कुछ गाड़ी को कूड़ेदान के लिए, कूड़े उठाने के यूज में लाने के लिए खरीदा, मतलब उसमें उस गाड़ी को लगा दिया। ये इनकी नवाबी थी। इन्होंने अपने शासनकाल में हैदराबाद में उस समय उस्मानी सिक्का चलता था, उस्मानी सिक्के का इन्होंने प्रचलन किया था। साथ ही साथ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इस प्रकार की इनकी नवाबी थी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया आखिर कैसे थी, और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन पहले 1000 ईस्वी से लेकर और 1947 तक सबने आकर केवल भारत को लूटा ही है, किसी ने कुछ दिया नहीं। वही चीज़ आज हमारे नेता हमें लूट रहे हैं, उन्होंने कुछ दिया हमें नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा देश जो है वो चलता रहा, प्रताड़ित होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। अगर ये सब सुधर जाएं, हमारे अधिकारी और हमारे नेता ये अगर सुधर जाएं, तो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 1